हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर जो है आपकी एस्टेट की सीरीज चली हुई है और आज जो आपकी क्लास रहने वाली है वो सीडीपी यानी कि बाल विकास के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की एक क्लास रहने वाली है। हम जितने भी कंटेंट को कवर कर रहे हैं उनके साथ साथ में प्रैक्टिस भी जो है चली हुई है और जब आपका सारा कंटेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर भी स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी जो ये जर्नी है जो हम कवर कर रहे हैं वो काफी आसान हो जाए। ठीक है, इंटेलिजेंस की थ्योरीज को हमने पढ़ा है। इंटेलिजेंस का जो पूरा टॉपिक है, जो बुद्धि का पूरा टॉपिक है उसको कर लिया है। इंटेलिजेंस की थ्योरीज को कर लिया है। इंटेलिजेंस के जो टेस्ट है, परीक्षण है, उनको कर लिया और अब बात है आपके क्वेश्चंस की। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। अब एमसीक्यूज हम इसमें करने वाले हैं बुद्धि और सिद्धांतों के। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ये। अगर आप इनको बना पा रहे हैं तो मतलब आपका जो कंटेंट पार्ट है वो काफी बढ़िया तरीके से तैयार हो गया है। ठीक है, बिना वेस्ट किए फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज इसको चैनल को जो है फटाफट से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आप नहीं सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। लाइक करके बताया करो, साथ ही शेयर भी जरूर किया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, अ फिलोसोफर हैज डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड ए स्कल्प्टर हैज मोर डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर के बारे में बात करें। इंटेलिजेंस से जब भी क्वेश्चन आते हैं ना तो आपका ज्यादातर हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस से आता है, बहुबुद्धि सिद्धांत से आता है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था 1983 में। ठीक है, थोड़ा सा ना रिवीजन भी करते जाएंगे, थोड़ी मैं टाइम लूंगी तो आपको ना रिवाइज हो जाएगा वो सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि अभी पेपर तो है नहीं तो हम फटाफट से भागेंगे नहीं, बस इस चीज को फटाफट से हम क्या करेंगे, रिवाइज भी करेंगे। तो हार्वर्ड गार्डनर ने ये थ्योरी दी थी 1983 में और इन्होंने यहाँ पर 8 प्रकार के इंटेलिजेंस की बात बताई थी। 8 प्रकार के जो मानसिक योग्यताएं हैं उनके बारे में बात करी थी। और भी बहुत सारी है बट अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो हम 8 प्रकार की चीजों को पढ़ते हैं। अब इसके अंदर इन्होंने बात करी है कि एक फिलोसोफर है, उनके पास किस तरह की बुद्धि होती है। कोई दार्शनिक है, उनके पास किस प्रकार की बुद्धि होती है। और जो स्कल्प्टर है, जो मूर्तिकार है, उनके पास किस प्रकार की बुद्धि होती है। तो देखो, इस स्कल्प्टर यानी कि मूर्तिकार से तो आपको याद आया होगा, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो आपको एग्जाम्पल मूर्तिकार का लिया था कि भाई एक छोटा सा पत्थर होता है, उसके अंदर वो आंख, कान, नाक सब कुछ गढ़ देते हैं। तो वो क्या है, वो उनका विजुअल परसेप्शंस है। ठीक है, और ये किसके अंदर आती है, ये स्पेशल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो जो सेकंड वाला है वहां पर तो आपका स्पेशल हो जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो लास्ट में आपका स्पेशल कहीं भी नहीं है, सिर्फ इस ऑप्शन में है। तो अगर आपने फिलोसोफर का अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आपको ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही बैठता है। ठीक है, फिलोसोफर कौन होते हैं, जो खुद के बारे में, खुद को इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, खुद के अंदर झांकते हैं, खुद के कुछ उनकी जो इमोशंस होते हैं खुद के अंदर, मतलब डेप्थ में जाना। ठीक है, नॉलेज का के बारे में डेप्थ में जाना, तो वो आप फिलोसोफर टाइप के लोग होते हैं। तो वो खुद सेल्फ से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो वो इंट्रापर्सनल में जाएगा। जब हम सेल्फ की सारी चीजों को समझते हैं तो वो इंट्रापर्सनल होता है। जब हम दूसरों को अच्छे से समझते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो इंटरपर्सनल कहलाता है। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आना है। तो जब बात फिलोसोफर की हो रही है तो यहाँ पर हम किस चीज को पढ़ेंगे, इंट्रापर्सनल को। तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, स्पेशल इंटेलिजेंस मतलब स्थानिक बुद्धि। जब आप जगह को परसीव करते हो, जब आप अपनी विजुअल परसेप्शन बनाते हो किसी भी जगह से रिलेटेड, तो वो आपका स्पेशल के अंदर आता है। ठीक है ना, तो जितने भी आर्किटेक्ट होते हैं, जितने भी ये मूर्तिकार वगैरह होते हैं, इनके पास इस प्रकार की बुद्धि जो है वो पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाता है। इस पूरे सीरीज का जो है मैं प्रीमियर लगाऊंगी ताकि आप लोग अपने क्वेश्चंस जो है साथ के साथ कर पाए। आपके लिए जस्ट लाइव की तरह रहेगा वो। ठीक है, तो इसका ना प्रीमियर में लगा दूंगी, तो जैसे जैसे आपका वो लाइव टाइप में चलेगा तो आप साथ साथ अपने आंसर भी करते जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग critique the concept of general intelligence and proposed an alternative theory of intelligence। इनमें से किसने सामान्य जो बुद्धि है उसकी आलोचना करी है और अपना एक अल्टरनेट बुद्धि का सिद्धांत दिया है, अपना एक अल्टरनेट दिया है, मतलब दूसरा दिया है। तो किन्होंने भाई जनरल इंटेलिजेंस की बात किन्होंने करी थी, भाई जनरल इंटेलिजेंस के बारे में कौन बात करते हैं, अपने चार्ल्स स्पियरमैन करते हैं, जिन्होंने 1904 में अपनी 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने किसके बारे में बताया था कि हमारे पास एक तो जनरल फैक्टर होता है और एक हमारा
स्पेशल फैक्टर होता है, ठीक है। तो इनको सबसे पहले क्रिटिसाइज करने का काम तो थॉर्नडाइक ने ही कर दिया था जब उन्होंने 3 फैक्टर थ्योरी दी थी, और उनके आगे किसने जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्नस्टाइन की, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया था। बट इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो जीन पियाजे तो हम पढ़ते नहीं है इसमें, होवर्ड गार्डनर तो पढ़ते हैं, लेव वाइगोत्स्की नहीं पढ़ते, और चार्ल्स स्पेयरमैन ने तो अपने जी फैक्टर की बात करी ही थी, जनरल इंटेलिजेंस की बात करी ही थी। इसलिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है, होवर्ड गार्डनर। होवर्ड गार्डनर ने कहा था कि जनरल इंटेलिजेंस जैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि जो बुद्धि होती है वो आपकी असंख्य मानसिक योग्यताओं से भरी होती है, असंख्य मानसिक योग्यताओं से भरी होती है। एक सेकंड रुक जाओ, मानसिक और योग्यताओं से, ठीक है, यानी कि आपका न्यूमरस मेंटल एबिलिटीज से भरी होती है, और जो हमारी बुद्धि है उसमें 8 प्रकार की मेंटल एबिलिटीज पाई जाती हैं। इसके बारे में बात करते हैं होवर्ड गार्डनर, ठीक है। इन्होंने अपनी एक बुक भी दी थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसमें इन्होंने सबसे पहले जिक्र किया था मल्टीपल इंटेलिजेंस का। बुक का नाम क्या था? फ्रेम्स ऑफ माइंड, ठीक है, 1983। ये ध्यान में रख लेना, ठीक है, बुक वगैरह भी ध्यान में रख लिया करो। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। करेक्ट बात, यहां से इतना समझ में आ रहा है? कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। काफी सारे क्वेश्चन है इसमें, तो आप इनको अच्छे से बैठ के बनाना। जो क्वेश्चन अगर आपको लगता है डिफिकल्ट है, जो आपको नहीं आया, तो या तो उनको कहीं पर लिख लेना। जो मैंने आपको बताया हुआ ना कि आप कुछ पेजेस ऐसे बना लो जिसमें आप जब एग्जाम से एक दिन पहले उसको जरूर रिवाइज करके जाओगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, अब लग रहा है, या फिर कभी अगर बाद में आप प्रैक्टिस करते हो तब लगता है, तो उन क्वेश्चन को जरूर लिख लिया करो। मैं भी ऐसे ही करती थी, ठीक है। मैं तो अपना तरीका बता रही हूँ, बाकी अपना खुद का सबका अपना अपना तरीका है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एज पर होवर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हाउ वुड द इंटेलिजेंस of a person with the following characteristics be categorized? होवर्ड गार्डनर के अंतर्गत बताना है भी होवर्ड गार्डनर क्या बात करते हैं। उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी 1983 में। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर आपको बताना है। ये कह रहा है एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड appropriately to the moods, temperament, motivations and intentions of others। ये जो अदर है ना, इस क्वेश्चन ये जो वर्ड इधर लिखा, इसने अपने आप में इस चीज का आंसर बता दिया है। जब आप दूसरों के मूड्स को अच्छे से समझ पाते हो, आप रेस्पॉन्ड कर पाते हो, उनके टेम्परामेंट को समझ पाते हो, ठीक है, उनके स्वभाव को समझ पाते हो, उनकी मोटिवेशंस, उनके इंटेंशंस, उनके इरादे क्या है, तो जब भी दूसरों की बात आती है तो किसकी बात करते हैं हम? इंटरपर्सनल, ठीक है, इंटरपर्सनल यानी कि पारस्परिक जो योग्यता है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है, इंटरपर्सनल की बात करते हैं। और जब हम सेल्फ को समझते हैं तो वो इंट्रापर्सनल होता है। तो इसके अंदर देखो आपको दोनों ही दिया है कंफ्यूज करने के लिए, बट बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम दूसरों के साथ अच्छे से सारी चीजें समझ पाते हैं, दूसरे के भावनाओं को समझ पाते हैं, ठीक है, तो वो आपका इंटरपर्सनल होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है पारस्परिक, वो बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंटेलिजेंस टेस्ट? भाई जो बुद्धि परीक्षण है इनके बारे में मैंने आपकी एक क्लास सेपरेट ली है, उस चीज को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। इंटेलिजेंस टेस्ट से क्वेश्चन आती है भाई, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग बिल्कुल भी नहीं लीव करेंगे। अगर मैंने ये सीरीज चलाई है तो मेरी बिल्कुल यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको सारी चीजें कराऊं। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मेरा बिल्कुल भी ये इरादा नहीं है कि आपका एक भी नंबर कटे। तो आप भी प्लीज अपनी तैयारी को ऐसे ही खींच के रखना, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट बताना है हमें, ठीक है, इज नॉट, हाँ करेक्ट बताना है कौन सा स्टेटमेंट बुद्धि परीक्षण के बारे में सही है। तो बुद्धि परीक्षण की जब हम बात, चलो मेरे ऑप्शन पढ़ लो। इंटेलिजेंस टेस्ट आर ओनली वर्बल, क्या सिर्फ शाब्दिक परीक्षण होते हैं बुद्धि के अंदर, या फिर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है उनके अंदर काफी स्टेटमेंट्स होते हैं। भाई नॉन वर्बल की बात करी जा रही है, यानी कि अशाब्दिक। अशाब्दिक मतलब उनमें लैंग्वेज का किसी भी प्रकार से इस्तेमाल नहीं है, ठीक है, तो उनके अंदर स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकती। नॉन वर्बल का मतलब है परफॉर्मेंस, यानी कि आप किस हिसाब से वहां पर परफॉर्म कर रहे हो, आप कैसे क्रिया कर रहे हैं, उसके बेस पर, आपके एक्शन के बेस पर आपको जज किया जाता है, तो वो नॉन वर्बल होता है। उसके अंदर लैंग्वेज का, भाषा का कोई रोल नहीं है, तो स्टेटमेंट आप नहीं कह सकते हो। और आप ये भी नहीं, अब ये तो होता ही नहीं, अब इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल थोड़ी ना होता, आपका नॉन वर्बल भी होता है जिसको हम परफॉर्मेंस बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया है। फिर कह रहा है वी कैन यूज इंटेलिजेंस टेस्ट इन एनी एज ग्रुप, क्या हम बुद्धि परीक्षण को किसी भी एज ग्रुप में यूज कर सकते हैं, या फिर वी कैन यूज इंटेलिजेंस टेस्ट ओनली ऑन द एज ग्रुप फॉर विच इट इज डेवलप्ड, या फिर हम जिस एज ग्रुप के लिए वो बुद्धि परीक्षण बनाया है उसी
उसी एज ग्रुप के अंदर ही उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, कोई भी जो बुद्धि परीक्षण बना है तो अगर बच्चों के लिए बना है तो चिल्ड्रन के ऊपर आप इस चीज को अप्लाई करोगे, बैचलर का अडल्ट के ऊपर बना है तो हम ऑब्वियसली बात है बच्चों के ऊपर थोड़ी ना अप्लाई करेंगे, हम अडल्ट के ऊपर ही तो अप्लाई करेंगे बैचलर के अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल को। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है कि जो बुद्धि परीक्षण जिस एज ग्रुप के लिए, जिस आयु वर्ग के लिए बना है, हम केवल उसी पर ही उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट है। और अगर पहले बुद्धि परीक्षण की बात करें, सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण है वो बिने ने किया था। ठीक है, और उसका नाम कहा जाता है बिने साइमन, क्योंकि उन्होंने अपने कलीग थियोडोर साइमन के साथ मिलकर इस परीक्षण को दिया था 1904 में। जगह पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, फ्रांस बताएंगे। ठीक है, फ्रांस के अंदर इसके अंदर टोटल 30 क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे और कहीं ना कहीं जो बिलो एवरेज जिनका IQ है उनके बारे में पता लगाने के लिए इस टेस्ट को बनाया गया था। और इस टेस्ट के आधार पर ही जो मैंने आपके साथ मेंटल रिटार्डेशन की स्टेज डिस्कस करी थी ना, IQ वाली टेबल हमने जब पढ़ी थी, तो वो जो बिलो सॉरी तो जो वो मेंटल रिटार्डेशन की स्टेज है वो इसी टेस्ट के अंतर्गत दी गई थी। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5। इफ अ स्टूडेंट कैन मेक गुड ट्यून ऑफ अ सॉन्ग एंड, देखो सॉन्ग का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एकदम से सडन आ जाना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है, एंड ही ऑल्सो इंटरेक्ट विद अदर स्टूडेंट, वो सॉन्ग के बारे में भी एक अच्छी जानकारी रखता है। ठीक है, अच्छी धुन बना सकता है, साथ ही वो अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी करता है, उनके साथ बातचीत भी करता है, घुलता मिलता भी है, हेल्प्स अदर एंड हैज अ वेरी गुड सोशल सर्कल, देन ही इज गुड एट विच इंटेलेक्चुअल स्किल। दो चीजों के बारे में बात करी गई है कि उसका म्यूजिक वाला पार्ट भी बढ़िया है, वो अच्छे से धुन भी बना सकता है, साथ ही उसके रिश्ते जो है वो अदर पीपल के साथ भी बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छा एक उसने रिलेशन जो है बनाया हुआ है। तो होवर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग किस में आता है, तो म्यूजिकल तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम म्यूजिक की बात कर रहे हैं तो म्यूजिकल तो होगा। एक वो जो नेचुरलिस्टिक है उसको समझना बहुत आसान होता है, एक मैथमेटिक्स को समझना बहुत आसान होता है, एक म्यूजिकल को समझना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो आ गया भाई म्यूजिकल, यानी कि ये इंटरपर्सनल और ये वर्बल तो नहीं होगा, पहले नंबर पर तो म्यूजिकल ही आना चाहिए है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है, लेकिन बाद में देखो कह रहा है कि दूसरों के साथ, खुद के साथ नहीं, दूसरों के साथ। तो जब दूसरों के साथ करता है तो इंट्रापर्सनल नहीं आता, बल्कि क्या आता है, इंटरपर्सनल आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को शांति से पढ़ा करो और फिर उस चीज का जवाब दिया करो। कई बार क्वेश्चन का आंसर ना क्वेश्चन के अंदर ही छुपा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन जरूर बताना कमेंट करके। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द टाइप ऑफ ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो आपके टेस्ट हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक है आपका इंडिविजुअल और एक है आपका ग्रुप टेस्ट, यानी कि ये आपका व्यक्तिगत परीक्षण है और ये आपका सामूहिक परीक्षण है। अब इंडिविजुअल और ग्रुप भी दो हिस्सों में बटे थे आपके, जो कि एक था वर्बल और एक था नॉन वर्बल, जिसको हम परफॉर्मेंस भी बोल रहे थे। ऐसे ही आपका ग्रुप वाला है, ये वर्बल और ये नॉन वर्बल। वर्बल मतलब शाब्दिक और नॉन वर्बल मतलब अशाब्दिक, परफॉर्मेंस क्रियात्मक। ठीक है, नॉन वर्बल को ही परफॉर्मेंस बोला जाता है। वर्बल मतलब इसके अंदर आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है और इसके अंदर हम लोग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो लिख करके पूछे जाएंगे या फिर बोल करके पूछे जाएंगे, तब इंटेलिजेंस को देखा जाता है। जबकि जो आपका नॉन वर्बल है उसके अंदर लैंग्वेज का कोई रोल नहीं होता, उसके अंदर आपको कुछ एक्टिविटीज वगैरह दे दी जाती है, उसके बेस पर आपके इंटेलिजेंस को जांचा जाता है। ठीक है, तो अब बहुत सारे टेस्ट मैंने इसके अंदर आपको बताए थे। जैसे वर्बल की बात करें तो बिने साइमन 1905 वाला जो टेस्ट है, जो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने ने दिया था, वो किसके अंदर आता है, वो वर्बल के अंदर आता है और किसके अंदर, इंडिविजुअल, यानी कि वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट। ठीक है, ऐसे ही आपका जो टर्मन ने रिवाइज किया था उसका नाम रख दिया था स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, वो भी आपका वर्बल इंडिविजुअल के अंदर ही आता है। ठीक है, ऐसे आपका फिर आपका नॉन वर्बल इंडिविजुअल था, फिर आपका वर्बल ग्रुप था, तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके साथ ये सारे टेस्ट डिस्कस करे थे। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कह रहा है कौन सा नहीं है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण आपको बताना है। इनमें से 3 है और 1 नहीं है। तो आर्मी बीटा टेस्ट है, आर्मी अल्फा है, आर्मी शिकागो है, या फिर रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है। तो जो आर्मी बीटा, शिकागो और
ये रेवेंस नहीं है, रेवन प्रोग्रेसिव जो है मैट्रिसेस है, ठीक है। तो ये जो तीनों टेस्ट है वो आपके किससे रिलेट करते हैं, ये ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक है। लेकिन जो आर्मी अल्फा टेस्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो सेना अल्फा परीक्षण है वो आपका अशाब्दिक नहीं है, बल्कि ये आपका है तो ग्रुप का ही, लेकिन कौन सा है, वर्बल है, ठीक है। ये आपका शाब्दिक है। और ये जो टेस्ट बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान बनाया गया था, जो जवान होते थे उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, ठीक है, उनको सेना में लेने टाइप के लिए बनाया गया था। तो सेना अल्फा परीक्षण आपका है तो ग्रुप का ही, है तो सामूहिक, लेकिन शाब्दिक है। और बाकी आपके जो बीटा है, शिकागो है और रेवन प्रोग्रेसिव जो मैट्रिसेस है वो आपके है तो सामूहिक, लेकिन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में काउंट होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया सभी को। और ये जो अल्फा बीटा टेस्ट है ये किसके द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट यर्क के द्वारा दिया गया था, ठीक है, रॉबर्ट यर्क के द्वारा, ये भी ध्यान में रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अकॉर्डिंग टू होवर्ड गार्डनर थ्योरी, होवर्ड गार्डनर के मैंने काफी क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं बिकॉज पॉसिबिलिटी जो है इसी से ही ज्यादातर आती है, बाकी पूछ कहीं से भी लेगा, ठीक है, तो इसलिए तैयार रहना है। अकॉर्डिंग टू द होवर्ड गार्डनर थ्योरी इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेराइटी ऑफ टीचिंग मोड्स स्ट्रेटेजीज विद इन ए क्लासरूम बिकॉज होवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार ये काफी जरूरी हो जाता है कि आप बहुत सारे शिक्षण मेथड का वेराइटीज, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के शिक्षण मेथड जो है आप अपने क्लासरूम में इस्तेमाल करें। क्यों इस्तेमाल करें? इट हेल्प्स एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंस, यह अनेक बुद्धिमताओं का अभ्यास करने में मदद करता है, या फिर ये जनरल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देता है, या फिर स्टार स्टूडेंट, देखो हम ऐसे लेबलिंग नहीं कर सकते बच्चों को कि ये स्टार स्टूडेंट है, ये एवरेज है, वो बिलो एवरेज है, ऐसे लेबलिंग करना सही नहीं होता है बच्चों को, इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस डाउन होता है और साथ ही एक शिक्षक की निशानी नहीं होती है। इट हेल्प्स इंप्रूव प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ये भी नहीं है, बल्कि किसके बारे में बात करते हैं होवर्ड गार्डनर, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं कि बच्चों के अंदर जो है असंख्य मानसिक योग्यताएं भरी होती है, न्यूमरस मेंटल एबिलिटीज होती है। अब ये बच्चे के ऊपर है कौन सी चीज उसमें ज्यादा उभर करके आती है, ठीक है। एक से ज्यादा भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि वो एक के अंदर फंसा रहेगा, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो उन्होंने भाई जनरल इंटेलिजेंस की तो बात ही नहीं करी थी, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, इट एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंस, बच्चे के अंदर जो उसके बुद्धिमता है, जो मल्टीपल जो इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं बच्चे में इमर्ज होती है इससे। तो 7 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। 1983 में होवर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई ये थ्योरी थी। फ्रेम्स ऑफ माइंड इनकी एक बुक का नाम था। बुक कई बार पूछ लेते हैं तो इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 चलो। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द टीचर डज नॉट सेग्रीगेट चिल्ड्रन, बिल्कुल सही बात है, एक अध्यापक बच्चों को सेग्रीगेट नहीं कर सकता है इनटू फिक्स्ड ग्रुप्स बेस्ड अपॉन इंटेलिजेंट क्वेश्चन। आईक्यू के बेस पर हम कभी भी बच्चे को जो है डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। आपकी क्लास में ढेर सारे बच्चे होंगे, जब आप टीचर होंगे या फिर अगर आप इस टाइम भी टीचर हैं तो आपकी क्लास में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं। कोई बच्चे बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी होते हैं, कोई बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने वाले होते हैं, कोई बच्चे स्लो लर्नर भी होते हैं। किसी बच्चे को आप 4-5 बार में समझाते हो तब उसको समझ में आता है, तो आप ऐसे बच्चों को लेबलिंग नहीं कर सकते हो। इससे बच्चे का जो मनोबल है वो डाउन होता है और साथ ही एक सही शिक्षक की निशानी भी ये नहीं होती है। तो कभी भी आपको अपने बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन हमारा कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टॉपिक हो, या फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक किसका लेते हैं, पर्सनैलिटी ले लेते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व जो है अगला टॉपिक कर लेंगे, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना नेक्स्ट टॉपिक किसका करना है, हम कल से उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आईक्यू के बेस पर भाई आईक्यू के बारे में अगर बात करो, ऑप्शन के अंदर बाद में चलेंगे, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो विलियम स्टर्न ने दिया था 1912 में, लेकिन ये जो फॉर्मूला है आईक्यू वाला, दैट इज मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये टर्मन के द्वारा दिया गया था 1960 में, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो उन्होंने आईक्यू टेबल जो है दी थी, जिसमें अंदर उन्होंने मेंटल रिटार्डेशन की जो स्टेज है वो भी बताई थी। साथ ही एवरेज ध्यान में रख लो, सुपीरियर होते हैं जो कि 140 प्लस होते हैं, वो जिनका आईक्यू होता है वो सुपीरियर में काउंट होते हैं। बहुत सारी मैंने आपके साथ कैटेगरीज बताई थी, उसमें ना जो मेंटल रिटार्डेशन की स्टेज है ना वो पक्का से ढंग से मतलब रट लो, चाहिए वहां से क्वेश्चन बहुत बारी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हम लोग नहीं सेग्रीगेट कर सकते, आईक्यू के बेस पर क्यों नहीं कर सकते। इट इज इनकन्वीनियंट फॉर टीचर्स, शिक्षकों के लिए असुविधाजनक है इसलिए नहीं कर सकते, या फिर स्कूल के लिए असुविधाजनक है इसलिए नहीं कर सकते, या फिर इट डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू कम्पीट अमंग, कम्पीट कभी नहीं कराओगे,
ठीक है। प्रतिस्पर्धा की जो प्रतिस्पर्धा है, अगर उसकी कंपटीशन की अगर बात आती है तो आप ये कभी नहीं कराओगे, ठीक है ना। और स्कूल का जो सुविधाजनक स्थिति है उसको भी नहीं देखा जाता, टीचर के बारे में बात नहीं करी जाती है, हमेशा बच्चे सेंटर में होते हैं। कोई भी चीज अगर देखी जाएगी, अगर किसी की सुविधा की बात करी जाएगी तो वो बच्चे की सुविधा की बात करी जाएगी, टीचर की नहीं करी जाएगी, ठीक है। टीचर पढ़ाने जाता है, टीचर का काम है पढ़ाना, तो टीचर की सुविधा की बात नहीं करी जाएगी, ना ही स्कूल की। बल्कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। द कंसेप्ट ऑफ IQ इज नॉट स्टेबल एंड इट ऑल्सो लीड्स टू लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन। कहता है कि जो IQ का कॉन्सेप्ट है वो स्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर एक बार में नहीं सीख पा रहा तो वो ताउम्र उसको 4-4 5-5 बार समझाना पड़ेगा। हो सकता है आगे उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो बढ़िया हो जाए, आगे वो ज्यादा सुपीरियर बच्चे में काउंट हो जाए। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं, पहले क्लास में 11-12 तक उनका परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं होता है, वो बिल्कुल एवरेज में आते हैं, और आपने देखा होगा वो तो भाई IAS वाईएएस भी बन जाते हैं, IPS भी बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका IQ सेम ही रहता है। IQ जो है आपका स्टेबल नहीं होता है, वो वेरिएट करता रहता है। और इस अगर आपने IQ के बेस पर अगर लेबलिंग वो कर भी दिया अगर बच्चे को सेग्रीगेट, तो इससे बच्चे की लेबलिंग हो जाती है। लेबलिंग का मतलब कि बच्चे पे एक ठप्पा लग जाता है कि ये बच्चा तो स्लो लर्नर है, ये बच्चा तो, और ऐसे हम ठप्पा नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। समझ में आ रही है सारी चीजें, कैसा लग रहा है आपको तरीका, वो भी जरूर बताना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट मेजर्स। स्टैनफोर्ड बिनेट कौन सा टेस्ट था? सबसे पहला बुद्धि परीक्षण था जो 1905 में दिया था। नहीं सॉरी, रियली सॉरी। स्टैनफोर्ड बिनेट जो टेस्ट था वो किसके द्वारा दिया गया था? लुईस टर्मन के द्वारा, ठीक है। लुईस टर्मन ने रिवाइज किया था जो बिने साइमन का टेस्ट 1905 का, उसको रिवाइज करके दिया था स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, ठीक है, 1916 में। तो ये आप ध्यान में रख लेना। तो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट है वो किस चीज को मेजर करता है? भाई ऑब्वियसली बात है, हम इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं तो जो पर्सनालिटी वो आएगा नहीं, रीडिंग एफिशिएंसी नहीं आएगा, नन ऑफ दिस पे जाएंगे नहीं, तो इंटेलिजेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन, इसको आप आराम से बना सकते हो। स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट जो है रिवाइज किया गया था किसके? बिने वाले टेस्ट को, ठीक है, ध्यान में रख लेना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अगर आपको PDF चाहिए है तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेड PDF आपको ये रहने वाली है। और कंप्लीट एस्टेट का जो जनरल सेक्शन है 90 मार्क्स का। मेरी एक चीज समझ में नहीं आती, जब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि 90 जनरल जो मार्क्स है आपकी उसके आपके नोट्स है ये, फिर भी पता नहीं क्यों बहुत सारे कैंडिडेट मैसेज करके पूछते हैं मैम सब्जेक्ट हो तो वो भी दे दो। अगर सब्जेक्ट होता तो मैं क्यों नहीं दे देती, है ना। सोचने वाली बात है, वो भी मैं दे देती ना आपको। सब कोशिश करूंगी EVS का आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करें, क्योंकि काफी कंटेंट है EVS का मेरे पास, बस थोड़ा सा मुझे उसे अरेंज करना है। तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, तो जैसे टाइम मिलेगा ना उसको मैं अरेंज करके देती हूँ, आपको EVS का दे दूंगी, ठीक है। 10th क्वेश्चन है विच इज नॉट अ थर्स्टन। PMA का मतलब होता है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ठीक है, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। थर्स्टन ने आपकी जो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात करी थी, तो थर्स्टन ने ये जो थ्योरी है वो कब दी थी भाई? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। और थर्स्टन की इस थ्योरी को ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी यानी कि समूह कारक सिद्धांत, और ये थ्योरी 1930 में दी थी, ठीक है, 1930s में इस थ्योरी को दिया गया था। ये आप ध्यान में रखेंगे थर्स्टन के द्वारा, ठीक है। अब इसमें कौन सा भाई एबिलिटी नहीं है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी? तो आपकी जो नंबर है भाई, मैथमेटिक्स से हम नंबरों से खेलने वाली भी है, मेमोरी भी है, रीजनिंग भी है, लेकिन इमोशन नहीं है। हम कहीं पर भी भावनाओं की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रख लेना कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो है वो 7 है। मैंने आपको अच्छे से करवाई थी वो सारी चीजें। तो पहले कंटेंट करना है हमेशा, ठीक है। एक मैसेज आया मेरे पास, मैं बता देती हूँ सबको। एक मैसेज आया मेरे पास कि मैम अगर हम प्रीवियस ईयर करें और कंटेंट ना करें तो चलेगा? क्यों चल जाएगा? बताओ मुझे, क्यों चलेगा? बताओ। बिल्कुल नहीं चलेगा। प्रीवियस ईयर के बेस पर आप सिर्फ मैथ और रीजनिंग को करके जा सकते हो। जब तक आप इंटेलिजेंस का कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप थर्स्टन की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप होवर्ड गार्डनर की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, आप कैसे इन क्वेश्चंस को बना सकते हो? बस मुझे इसका जवाब दो, ठीक है। चलो ये देखो, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज मैंने यहाँ पर ऐड भी कर दी है। ये आपकी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेमोरी, इंडक्टिव रीजनिंग, परसेप्चुअल स्पीड, वर्बल इन्फ्लुएंसी और स्पेशल रिलेशंस। तो ये आपकी 7 जो है मेंटल एबिलिटीज है जो थर्स्टन के द्वारा दी गई थी, ठीक है। एक क्विक रिवीजन भी आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। होवर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस होवर्ड गार्डनर दी थी, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्लाइड टू द एबिलिटी टू परसीव द विजुअल वर्ड्स एक्यूरेटली एंड टू परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वंस इनिशियल परसेप्शन। देखो पढ़ते ही आपको चीजें समझ, अगर आपने, वही वाली बात है कि अगर आप कंटेंट नहीं पढ़ोगे तो फिर कहां से समझ में आएगा। तो अगर आपने कंटेंट पढ़ा है तो आपको ये साफ समझ में आ जाना चाहिए कि किस एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। देखो कहीं पर भी बॉडीली काइनेस्थेसिस की बात, कहीं पर भी आपकी जो मूवमेंट्स है उसके बारे में, शारीरिक मूवमेंट्स के बारे में बात नहीं करी जा रही, तो ये भी नहीं होगा। लॉजिकल मैथमेटिक की बात नहीं करी जा रही है, इंट्रापर्सनल की बात नहीं करी जा रही है कहीं पर भी, जबकि बात करी जा रही है आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस की। विशेष बुद्धि नहीं है, ये स्थानिक बुद्धिमत्ता है आपकी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो भाई, स्थानिक बुद्धि। ठीक है, स्थानिक योग्यता कुछ भी बोलो। तो स्पेशल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है यहाँ पर। स्पेशल इंटेलिजेंस मतलब जब आप जगह को परसीव कर पाते हो, जब आप किसी भी जगह को एक तरीके से, मतलब बोलते हैं ना विजुअल परसेप्शन बनाना, कि आप देख करके बता सकते हो कि यहाँ पर ये सारी चीजें हो सकती है। जैसे अपने मूर्तिकार होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करने वाले होते हैं, वो जगह को देखकर बता सकते हैं इतनी चीजें यहाँ पर ये ऐसे ऐसे फिट हो जाएंगी। ठीक है, तो वो ये सारी चीजें वो ही बता रहा है। तो 11th का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू होवर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट, होवर्ड गार्डनर की थ्योरी क्या सजेस्ट करती है कि टीचर शुड यूज एमआई एज ए फ्रेमवर्क फॉर डिवाइजिंग अल्टरनेटिव वेज टू टीच द सब्जेक्ट मैटर। बिल्कुल सही बात है कि टीचर को जो है अल्टरनेटिव तरीके अपनाने चाहिए सब्जेक्ट मैटर को पढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे के अंदर जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं वो आए। और एबिलिटी इज डेस्टिनी है, योग्यता नियति नहीं होती भाई, योग्यता ये नियति नहीं, डेस्टिनी पे आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, और ये आपका डज नॉट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। एवरी चाइल्ड शुड बी टॉट एवरी सब्जेक्ट इन 8 डिफरेंट वेज, नहीं, ऐसा भी नहीं ये कहते हैं होवर्ड गार्डनर कि हर बच्चे को हर सब्जेक्ट को 8 तरीकों से पढ़ाना चाहिए। और इंटेलिजेंस कभी भी सॉलिडली, ओनली, ये जो वर्ड होते हैं ना, ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, इनको कभी मत डील किया करो। तो बुद्धि जो है वो सॉलिडली आपकी किस पर, आईक्यू टेस्ट पर डिटरमाइन नहीं करती है, तो ये भी आप बिल्कुल गलत बातें हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा कि शिक्षकों को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीके तैयार करने के लिए एमआई का उपयोग एक रूपरेखा के रूप में करना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, 12th का ऑप्शन नंबर 1। कई बार आप ना ऑप्शंस को पढ़ भी लिया करो, बिना क्वेश्चन पढ़े भी ऑप्शन आपके कई बार आंसर बता देते हैं। 13 क्वेश्चन है, द फर्स्ट पर्सन हु डिवाइज्ड सिस्टमैटिक टेस्ट टू मेजर इंटेलिजेंस इन ऑफ चिल्ड्रन वाज, बच्चों के अंदर सबसे पहले जो टेस्ट है वो डिवाइस करने वाले कौन थे, तो भाई लेविस टर्मन थे, एल्फ्रेड बिने थे। तो सबको पता भी पहला टेस्ट किसने दिया था, एल्फ्रेड बिने ने दिया था। वैशनल ने तो अडल्ट के लिए बनाया था, तो एल्फ्रेड बिने आप याद रख लो। सेकंड यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जहां पर समझाने वाली बात होगी वहां मैं अपने आप रुक जाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, एमएफ हुसैन वाज एन Indian artist known for executing bold, vibrantly colored narrative paintings in a modified cubist style. As per Howard Gardner's theory of multiple intelligence, M.F. हुसैन डिमोन्स्ट्रेट विच टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। ये कह रहे भाई एक मतलब चित्रों से, मतलब पेंटिंग टाइप रिलेटेड है ये सारी चीजें। तो पेंटिंग टाइप के लिए आपको जगह को परसीव करना आना चाहिए, कि आप जैसे मूर्तिकार का बताया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इंट्रापर्सनल की बात नहीं करी जा रही है, बॉडीली काइनेस्थेटिक की और प्रकृति वाली भी कोई चीज नहीं करी जा रही है। इसका भी आपका सीधे तौर पर आंसर क्या आ जाएगा, विजुअल स्पेशल यानी कि दृश्य स्थानिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि आप पहले परसीव करते हो किसी भी जगह को, उसके बारे में अपनी धारणाएं बनाते हो, तब जाके आप उसके अंदर कोई भी चीज कर पाते हैं। ठीक है, तो 1 इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज कंसीव्ड इंटेलिजेंस एज एब्स्ट्रैक्ट, प्रैक्टिकल एंड सोशल। तो किसने बात करी है भाई एब्स्ट्रैक्ट की, प्रैक्टिकल की, यानी कि इसके अंदर आपका बिहेवियर और कंक्रीट इंटेलिजेंस आ जाती है। ठीक है, 3 तरह की इंटेलिजेंस, और सामाजिक। तो कौन बात करता है इनके बारे में, कैटल ने तो बात करी है आपकी जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, यानी कि तरल बुद्धि के बारे में, और आपकी ठोस बुद्धि के बारे में बात कौन करते हैं, रेमंड कैटल करते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लेना, रेमंड कैटल बात करते हैं। 1963 में इन्होंने इसको बताया था, रेमंड कैटल ने। ठीक है, तो गिलफर्ड भी बात नहीं करते। गिलफर्ड ने तो आप अपनी जो 180 जो प्राइमरी 180 जो है टोटल मेंटल एबिलिटीज की बात करिए गिलफर्ड ने, जिन्होंने अपना 3D जो स्ट्रक्चर दिया था, जो SOI मॉडल है वो गिलफर्ड ने दिया था। तो इसलिए इसका आंसर बिल्कुल डी आ जाएगा, EL थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक ने क्रिटिसाइज किया था स्पीयरमैन की
टू फैक्टर थ्योरी को क्रिटिसाइज करके इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने कहा था कि इन्होंने अपनी थ्री फैक्टर थ्योरी दी थी, ठीक है। तो ट्राई फैक्टर थ्योरी इसको बोला जाता है, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इसको बोला जाता है, थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। थॉर्नडाइक का नाम हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रख लिया। 1920 में, इतना ध्यान में रख लेना, ठीक है, 1920s में इन्होंने इस थ्योरी को दिया था, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो बुद्धि है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर पाए जाते हैं, छोटे छोटे कारकों से मिलकर के बुद्धि बनी होती है, इसलिए इस थ्योरी को एटोमिस्टिक थ्योरी भी बोला जाता है, एनार्किक थ्योरी भी बोला जाता है। बहुत सारे नाम मैंने आपको बताए थे। एनार्किक, रिवाइज कर लेते हैं, एनार्किक और एटोमिस्टिक थ्योरी भी इसको बोला जाता है। इन्होंने बात करी थी कि बुद्धि जो है वो तीन प्रकार में बांटी थी। एक एब्स्ट्रैक्ट में, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, जब आप हाइपोथेटिकल सोच पाते हो, जो चीज आपके सामने नहीं उसके बारे में सोच पाते हो, तो वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद दूसरा एक कंक्रीट होता है, जो प्रैक्टिकली आपके जीवन में चीजें होती है, आप उनमें जब सोच पाते हो। और सोशल मतलब सामाजिक। इसके अलावा इन्होंने जो है 4 एस्पेक्ट भी दिए थे इंटेलिजेंस के, ठीक है, वो भी आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए, जिसके अंदर आपका लेवल था, रेंज था, एरिया था, स्पीड था, इन 4 एस्पेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। 15 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हु हैज डेवलप्ड द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अभी जस्ट मैं अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बता के आई हूँ कि स्ट्रक्चरल ऑफ इंटेलेक्ट यानी कि SOI मॉडल, जिसको हम 3D मॉडल भी बोलते हैं, 3 डायमेंशन मॉडल भी बोलते हैं, किसके द्वारा दिया गया था? बिल्कुल गिलफर्ड के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसमें इन्होंने किसकी बात करी थी? कंटेंट की बात करी थी, प्रोडक्ट की बात करी थी और ऑपरेशन की बात करी थी। तो ऑपरेशन के इसने कितने सब टाइप्स बताए थे? 6 बताए थे। प्रोडक्ट के भी 6 बताए थे और कंटेंट के कितने बताए थे? कंटेंट के इन्होंने 5 बताए थे। तो इससे आपके जो टोटल जो टाइप्स हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 180 टाइप्स बताए थे। और स्टार्टिंग में पहले 120 बताए थे, फिर इसके इन्होंने चेंज करके 150 कर दिए एंड देन 1988 में इन्होंने कितने कर दिए? 180 टाइप्स की इंटेलिजेंस की बात कर दी थी गिलफर्ड ने, ठीक है। मैंने आपको समझाया था ना, ऐसे क्यूब के अंदर इन्होंने लेंथ एंड ब्रेड्थ को ऐसे बताया था कि लेंथ जो आपका कंटेंट है ऐसे करके, तो वो डायमेंशन इन्होंने बताई थी, इसलिए इसको 3D मॉडल भी कहा जाता है। इतना समझ में आया सभी को? गिलफर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। थर्स्टन का जो फैक्टर एनालिसिस है, एक सेकेंड रुको, थर्स्टन का जो फैक्टर, क्वेश्चन पढ़ो इतने आप। हाँ, थर्स्टन का जो फैक्टर एनालिसिस है भाई, थर्स्टन ने अपनी क्या ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी 1930s में, है ना। ग्रुप फैक्टर थ्योरी इन्होंने दी थी। इन्होंने कहा कि किसके बीच में लाई करती है? अभी मैं पीछे ही आपको बता के आई हूँ कि आपकी जो स्पीयरमैन ने की जो 2 फैक्टर थ्योरी है और आपकी जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है, इनके बीच में अगर किसी कोई थ्योरी अगर आती है तो वो क्या आती है? वैसे तो ये इसके बाद आई थी, लेकिन अगर इनके बीच में पूछा जाए कि क्योंकि जो स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक है, इन्होंने अपने अपने कॉन्ट्राडिक्ट व्यूज दिए थे जो कहीं ना कहीं लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर इन्होंने थर्स्टन ने अपनी थ्योरी दी थी कि इन्होंने कहा था कि जो एबिलिटीज है वो क्लस्टर में पाई जाती है, यानी कि समूह में पाई जाती है एबिलिटी, इसलिए इनकी इस थ्योरी को समूह कारक सिद्धांत भी कहा गया था, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना, स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक के बीच में कोई फैक्ट थ्योरी अगर लाई करती है तो वो आपकी थर्स्टन की थ्योरी है। ये सारी चीजें मैंने आपको कंटेंट में कवर करी है, सारी की सारी चीजें कवर करी है, ठीक है। चलो, अब कह रहा है कि मेंटल एज रीचेज इट्स मैक्सिमम लिमिट बाय द एज ऑफ। आपकी जो मानसिक आयु है, जो मेंटल एज है, वो कब तक जो है आपकी हाईएस्ट उसमें पहुंच जाती है मेंटल एज? तो 16 नहीं, 14 नहीं, आपका जो 20 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। 20 साल तक आपकी जो पीक पे होती है, जो मानसिक आयु, वो बिल्कुल कहां पे होती है? पीक पे होती है। 18 का सिंपल सा सादा सा आंसर है डी 20, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्केल डिवाइज्ड प्राइमरीली टू आइडेंटिफाई मेंटली डेफिशिएंट चिल्ड्रन इन द स्कूल ऑफ पेरिस इज नोन एज स्कूल ऑफ पेरिस, ठीक है। तो ये आपका किसके बारे में बात कर रहा है भाई? तो ये आपका सीधे तौर पर 1905 का बिनी साइमन स्केल के बारे में बात कर रहा है। इन्होंने जो है मेंटली डेफिशिएंट बच्चों के लिए ऊपर ये सारा चीजें जो है उनको जानने के लिए अप्लाई करी थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बार बार मैं इस चीज को आपको बता रही हूँ, इसलिए ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे। IQ रेंज ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस, आपसे बहुत बार एवरेज इंटेलिजेंस पूछ ली जाती है। तो जब मैंने आपको टेबल बताई थी तो 90 से 110 बताया था आपका, बट अगर आपको ऐसे आएगा आपको क्वेश्चन में, अगर डायरेक्टली 90 टू 110 नहीं देंगे तो इसके सराउंडिंग में दे देंगे, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो देखो, ये तो बहुत आगे चला गया, ये नहीं होगा एवरेज, ये नहीं होगा, ये तो बहुत कम है और ये भी बहुत कम है। तो ये आपका 85 से 115, तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। तो औसत बुद्धि की सीमा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाए तो आपका 85 से 115 है, अदरवाइज आप 90 से 110 मार्क करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21।
Fluid intelligence is a general relation perceiving capacity which represent one's potential intelligence somewhat independent of। सिंपल से भाषा में अगर बात करें तो कह रहा है कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो किस पर डिपेंड नहीं करती है, इन पांचों में से। ठीक है, तो 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखो फ्लूइड इंटेलिजेंस आपके जो रेमंड कैटल है, रेमंड कैटल ने 1963 में 2 तरह की बुद्धि के बारे में बात करी थी। एक बात करी थी फ्लूइड के बारे में और एक बात करी थी क्रिस्टलाइज्ड के बारे में। ठीक है, जो क्रिस्टलाइज्ड है उसको बोला जाता है ठोस बुद्धि और जो फ्लूइड है उसको बोला जाता है तरल बुद्धि। तो जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर काम करती है। ठीक है, यानी कि आपके सामने अगर कोई समस्या है तो आप अपने नवीन विचारों के साथ, इनोवेटिव आइडियाज के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ कैसे उस सवाल को सॉल्व करेंगे, ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होती है आपके एक्सपीरियंस पर, आपके एजुकेशन पर। ठीक है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंड नहीं करती है। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस होती है, वो बुद्धि होती है जो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर, मतलब आपके सामने कोई समस्या है तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, वो फ्लूइड इंटेलिजेंस है। जबकि जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस मतलब ठोस बुद्धि, मतलब वो पहले से जिस पैटर्न पर चली आ रही है वो वैसा ही काम करती है। जैसे आपके ये किस पर डिपेंड करती है ठोस बुद्धि, वो आपके एक्सपीरियंस पर, यानी कि आपके अनुभव पर काम करती है, आपकी लर्निंग पर काम करती है, आपके एजुकेशन पर काम करती है। इसमें क्रिएटिविटी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसमें क्रिएटिविटी का कोई रोल नहीं है। जबकि आपकी जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है इसके अंदर आपका क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी इसके अंदर आती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना, ये 2 चीजें हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्लूइड इंटेलिजेंस किस पर डिपेंड नहीं करती है, तो देखो क्रिएटिविटी तो इसके अंदर आती है, क्रिएटिविटी यहां पर भी है। ठीक है, तो मोटिवेशन भी आता है, लेकिन जो डिपेंड नहीं करती है वो है सोशलाइजेशन और एजुकेशन पर। ये किस पर डिपेंड करता है, ये क्रिस्टलाइज बुद्धि आपकी इस पर डिपेंड करती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर पूरी तरीके से बिल्कुल साफ है और क्लियर है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 21 का। ठीक है, तो आप अगर आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर है ना, तो आप इन क्वेश्चन को बना सकते हो। 22 क्वेश्चन कहता है who defined intelligence as the global capacity of the individual to act purposefully, to think naturally and to deal effectively with the environment। किसने बुद्धिमत्ता को व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, स्वाभाविक रूप से सोचने और पर्यावरण के साथ प्रभावी रूप ढंग से निपटने और वैश्विक समता के रूप में परिभाषित किया है। तो ये ना ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताओ किस साइकोलॉजिस्ट ने ये चीज दी है। तो ये मैंने आपके साथ नोट्स में इंक्लूड करा है, ये सारी चीजें मैंने पूरी कोशिश करी है करने की। आप भी ये ना किसने क्या कथन कहा ये भी ध्यान में रख लेना भाई। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात करें तो ये दिया है वेशलर ने। ठीक है, किसने, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वेशलर ने इस स्टेटमेंट को दिया है। 22 का सी। कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं बिकॉज हमें पता नहीं रहता किसने क्या बोला है। द बिनी टाइप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर कार्ड। तो जो बिनी का जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो उसे क्या कहा जाता है, ग्रुप टेस्ट कहा जाता है, इंडिविजुअल कल्चर फ्री टेस्ट या फिर थेराप्यूटिक टेस्ट इसको बोला जाता है। तो सबको पता है भाई बिनी का जो टेस्ट है वो आपका कैसा टेस्ट है, वो आपका इंडिविजुअल टेस्ट है, व्यक्तिक टेस्ट है। और व्यक्तिक भी कौन सा है, वर्बल टेस्ट है। ठीक है, यानी कि शाब्दिक। ठीक है, व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण है आपका बिने वाला टेस्ट। ठीक है ना, तो आप ये चीज ध्यान में रख लेंगे। 1905 में बिने ने दिया था अपने कलीग के साथ, थियोडोर साइमन उसका नाम था। 1905 में 24 का जो क्वेश्चन है, आंसर तो बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन देख लो। गिलफर्ड का जो कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंस इंक्लूड्स व्हाट ही कॉल्ड। भाई गिलफर्ड ने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, 3 डायमेंशनल थ्योरी गिलफर्ड ने दी थी, जिसके अंदर इन्होंने कंटेंट की बात करी थी, प्रोडक्ट की बात करी थी, ऑपरेशन की बात करी थी। कंटेंट मतलब विषय वस्तु, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद और ऑपरेशन मतलब संक्रिया जिसको आप संचालन बोलते हो। तो कंटेंट के आप इसने 5 सब टाइप बताए थे और इनके दोनों के 6 बताए थे। ठीक है ना, तो पहले आपका 120, ये मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से, पहले 120 टाइप्स की बताई थी, फिर बाद में 150 किया और देन एंड में लास्ट में जो संशोधित किया उसमें 180 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात करी गई है गिलफर्ड के द्वारा। तो गिलफर्ड का जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस है उसमें वो क्या इंक्लूड करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में शायद आप थोड़ा सा जो धोखा है वो खा सकते हो, बाकी मैंने कंटेंट करवाते वक्त ये चीजें भी करवाई थी। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। देखो गिलफर्ड जो है जनक माने जाते हैं किसके, कन्वर्जेंट थिंकिंग के और डाइवर्जेंट थिंकिंग के। पता नहीं मैंने आपको ये बताया था कि नहीं बताया था, नहीं बताया तो यहाँ से क्लियर कर लो और अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि हम इस थ्योरी के अंदर, हम इस क्वेश्चन में इन 2 चीजों की बात करेंगे और जो आंसर है फिर वो क्या होगा वो बाद में बताएंगे। पहले आप ये ध्यान में रख लो, गिलफर्ड ने 1956 में दिया था। 2 टाइप्स ऑफ चिंतन के बारे में बात करी थी। एक था आपका
जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसके बारे में, और एक कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट को अभिसारी चिंतन कहा जाता है, और ये जो है आपका ये अपसारी चिंतन कहलाया जाता है, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो इन्होंने कहा था कि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, इसका मतलब ये है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग जिस इंडिविजुअल की होती है, जिस पर्सन की कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, जिसका अभिसारी चिंतन होता है, उसको किसी भी सॉल्यूशन का सिर्फ एक ही आंसर जो है नजर में आता है। वो अल्टरनेटिव जो आंसर है सोचने की कोशिश ही नहीं करता, अपना दिमाग लगा करके उसको अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करता। तो वो कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि एक ही आंसर पर फंसा अगर कोई आदमी है जिसको ये लगता है कि किसी भी समस्या का बस एक ही आंसर हो सकता है, उसके अलावा वो हाथ पैर मारने की कोशिश ही नहीं करता, तो वो कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला इंसान है। लेकिन अगर बात करूं डाइवर्जेंट थिंकिंग की, तो जिनकी भी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है ना, वो अल्टरनेट तरीके से अपनी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लायंस है आपका, मान लो आपका कोई वॉशिंग मशीन है या फिर कोई फ्रिज है, मान लो वो खराब हो गया, ठीक है, प्रेस है, कुछ भी वो खराब हो गया, तो जिसकी कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी ना, वो सिर्फ एक चीज करेगा, झट से अपना फोन उठाएगा, मैकेनिक को फोन करेगा, या फिर जो भी ये चीज सही करते हैं उनको फोन करेगा, भाई हमारे घर आ जाओ जल्दी से, मेरी ये चीज खराब हो गई है। तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले हैं, जिनको ये लगता है कि बस वही ठीक कर सकते हैं, कोई और नहीं ठीक कर सकता, मैं नहीं ठीक कर सकता। जबकि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले हैं वो क्या करेंगे, वो ठीक है फोन तो बाद में घुमाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपना कोशिश करने की कोशिश करेंगे, जैसे तैसे जो खोलने की उसको कोशिश करेंगे, तो वो कोई तार खराब हो गया उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, और इस चीज को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, उसे सही करने की कोशिश करेंगे। तो ये कौन है, ये है डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले, ठीक है। यानी कि इनको ये इनकी सोच ये होती है कि किसी भी समस्या को आप विभिन्न तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब डाइवर्ज कर दिया, मल्टीपल वेज है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब सिर्फ एक ही वे है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। तो इतना समझ में आया 1956 में। और जब आपसे इनके फादर पूछे जाते हैं कि किन्होंने इसके बारे में बात करी है, तो कौन माने जाते हैं, गिलफर्ड माने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपने ध्यान में रख लेनी है 24 का। जो अब चलते हैं आंसर की तरफ, तो गिलफर्ड का जो कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंस का, बुद्धि का, उसके अंदर क्या शामिल है, इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसका यहाँ पर आंसर आएगा। और क्यों आंसर आएगा, क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब ये आपका रिलेट करता है आपकी इंटेलिजेंस से, आपकी बुद्धि से, जबकि क्रिएटिविटी जो है आपकी किससे डील करती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से। बिकॉज हम लोग मल्टीपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं, अपनी रचनात्मकता दिखाते हैं, तो वो क्रिएटिविटी अगर नाम आ जाए तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी होती है, जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग से क्या जुड़ी होती है, आपकी इंटेलिजेंस से जुड़ी होती है, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखेंगे, तो डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाता है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं, एंड दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन। जो 25वां क्वेश्चन आपका ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इफ अ चाइल्ड, अब देखो ये एक न्यूमेरिकल है, अब न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ लेते हैं। इसने कहा है भाई आईक्यू बताना, और आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 होता है। मेंटल एज कितनी बताई है, मेंटल एज 9 बताई है, और क्रोनोलॉजिकल एज 8 बताई है। तो आप सॉल्व तो कर ही सकते हो, है ना। ये ऊपर 900 आ गया, नीचे 8 आ गया, डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा, 1 फिर से ये कितने में जाएगा, 1 पे जाएगा, 2 और फिर ये 2 पे जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये 5 पे चला जाएगा। तो 112.5 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व करे हैं, और साथ ही जिन्होंने भी पीडीएफ का एक्सेस लिया है या फिर लेना चाहते हैं तो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर आप पीडीएफ लेते हो तो आपको ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये भी साथ में मिलेंगे, और साथ में मैंने आपके आंसर्स भी इसमें अटैच कर दिए। जिसमें नहीं करे वो भी कर देंगे यार, जैसे टाइम मिलेगा कर देंगे, उनके आंसर्स भी आपको अटैच कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो, ठीक है। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखना, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।